नमस्कार। आपकी अदालत के स्पेशल शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरी मेहमान हैं एक ऐसी शख्सियत जिनको 1 फरवरी को सुबह पूरा देश टकटकी लगाकर देख रहा था। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनकी एक एक बात को देश के उद्योगपति से लेकर झोपड़ी में रहने वाला गरीब आदमी तक बड़े ध्यान से सुन रहा था। मैं आमंत्रित कर रहा हूं भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आइए। नमस्कार जी। प्लीज सेट। नमस्कार जी। आपकी अदालत में आज हमारे जो जज है वो जनता है जो यहां बैठी हुई है, जिन्होंने निर्मला जी के बजट को देखा है, सुना है। जाहिर है जब बजट पेश होता है तो फिर सवाल भी बहुत सारे होते हैं, इल्जाम भी बहुत से होते हैं। हम मुकदमा शुरू करें इससे पहले एक नजर निर्मला सीतारमण के पॉलिटिकल करियर पर। Honorable Speaker, I present the budget for 2023-2024. भारत के वित्त मंत्री के तौर पर लगातार 5वां बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमण एक साधारण परिवार से आती हैं। निर्मला सीतारमण के पिता रेलवे कर्मचारी थे और मां हाउसवाइफ। भारत की पहली रक्षा मंत्री रह चुकी निर्मला सीतारमण ने तिरुचिरापल्ली के सीता लक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद निर्मला सीतारमण ने JNU में पढ़ाई की। शादी के बाद निर्मला सीतारमण कुछ समय के लिए लंदन में रही। लंदन में इन्होंने सेल्स गर्ल के तौर पर भी काम किया और प्राइस वाटर हाउस कूपर में रिसर्चर के तौर पर अपने काम से सबको प्रभावित किया। निर्मला सीतारमण ने 2006 में बीजेपी ज्वाइन की। 2010 में पार्टी प्रवक्ता और फिर राज्यसभा मेंबर के तौर पर निर्मला सीतारमण ने अपनी पहचान बनाई। निर्मला सीतारमण मोदी सरकार में कॉमर्स मिनिस्टर बनी। पिछले 5 साल से वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण ने अपने काम से सबको प्रभावित किया है। दक्षिण भारत की होने के बावजूद निर्मला सीतारमण अच्छी खासी हिंदी बोलती हैं और अपने तर्कों से विरोधियों को धराशायी कर देती हैं। मेकिंग इंडिया अगर हमारे तरफ से चल रही है, ब्रेकिंग इंडिया चल रही है कांग्रेस की तरफ से। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में गिनी जाने वाली निर्मला सीतारमण आपकी अदालत में अपनी पैरवी खुद करेंगी। तो आइए शुरू करते हैं ये खास मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर। आपकी अदालत में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर इल्जाम है कि इनके बजट में कोई एक्साइटमेंट नहीं है। निर्मला जी, एक जमाना था जब बजट पेश होता था बहुत एक्साइटमेंट चारों तरफ होता था, सीक्रेसी होती थी। लोग कहते थे इसकी ड्यूटी बढ़ेगी, इसकी ड्यूटी कम होगी, ये महंगा होगा, सस्ता होगा। लॉबिंग होती थी, बड़े बड़े उद्योगपति आके डेरा डालते थे। आपने तो सब खत्म कर दिया। इसीलिए एक्साइटमेंट नहीं है। इसमें ही आई थिंक प्रधानमंत्री मोदी जी का गवर्नेंस शैली का एक उदाहरण मिलता है। पॉलिसी बनाना, सबके साथ संपर्क करके उनसे राय मशवरा करने के बाद पॉलिसी बनाना, फिर पॉलिसी के तहत जो भी एक्शन लेना है वो लेना। इसलिए कोई बीच में आकर के उनके इन्फ्लुएंस करवाने के लिए कोशिश करने का कुछ स्थान ही नहीं मिलता। गवर्नेंस
ट्रांसपेरेंट तरीके से करने के लिए पॉलिसी के रूट अपनाते हैं प्रधानमंत्री जी। जब वो सीएम थे तब भी वही करते थे। उनके ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस के वजह से ही अब तक कोई करप्शन का किसी भी आवाज उठाने में मुश्किल समझ रहे हैं ऑपोजिशन। कोई मंत्री के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, इसीलिए वो पावर कॉरिडोर्स में घूमने वाले पूरे दलालियों को खत्म किया गया है। सभी तो कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है, उनके पास कुछ काम नहीं रहा है। काम नहीं रहे। लेकिन जो विरोधी दल के नेता हैं, उनका 5 साल से आप बजट पेश कर रही हैं, हर बार दिशाहीन है, विजन नहीं है, गरीब के लिए कुछ नहीं है, मिडिल क्लास के कुछ नहीं है, बजट में कुछ है ही नहीं, सिर्फ बातें हैं। उनकी बातें भी हर बार ऐसी बातें होंगी, कुछ नयापन नहीं होगा शिकायत में, क्योंकि हर बार जनता से संपर्क करके उनके क्या मांग है, कैसे उसको पूरा करें, इसमें बहुत ही समय बीतते हैं हम, क्योंकि कंसल्टेशन के बाद हर डिपार्टमेंट के साथ बैठते हैं। इसलिए नवंबर से ही बजट बनाने के क्या बोलते प्रोसेस, प्रक्रिया में हिंदी में प्रक्रिया, और रजत जी मुझे इंग्लिश में वर्ड बोल रहे हैं तो उस प्रक्रिया चलते हुए हर वर्ग से संपर्क करके करते हैं, जो एक्चुअली जब बजट पेश होता है उसमें जितना संभव उतना सबका आ जाता है। इसलिए एक्चुअली उसमें उसके खिलाफ बोलने के कम विषय मिलते हैं, और ऐसे विषय मिलते हैं जिसमें उनको रुचि नहीं रहता ऑपोजिशन को। निर्मला जी, मैं जब रिसर्च कर रहा था, देख रहा था कौन कौन लीडर कैसे कमेंट करते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट मिला 2 साल पहले उद्धव ठाकरे ने किया था। उन्होंने बजट पेश होने से एक दिन पहले कहा कि अब पार्टी का लीडर बन गया हूं, मुझे रिएक्शन तो देना ही है, तो इसलिए मैंने तय कर लिया और मैं आज ही रिएक्शन दे देता हूं। इस बजट में कुछ नहीं है, गरीब और ज्यादा गरीब हो जाएगा, अमीर और ज्यादा अमीर हो जाएगा, ये उन्होंने एडवांस में एक दिन पहले ही दे दिया। हाँ जी, मैं थी उस प्रोग्राम में, साथ खड़े रही, और मुझे जिस सरलता से उद्धव जी उस बात को कहा, मुझे अच्छा लगा कि इतना फ्रैंक ओपनली वो बात बोले कि आखिर विषय जितने डीपली आप समझने के लिए कोशिश करते हो वो अलग बात है। अगर रूटीन में बयान देना है, इतना ही बोल सकते हैं, गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। वो फ्रैंकनेस मुझे अच्छा लगा एक्चुअली। लेकिन ममता जी ने जो कहा वो सबसे इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा ये बजट क्लूलेस, यूजलेस, बेसलेस, मीनिंगलेस, एक्शनलेस। उनके स्टाइल वो होता है, हर विषय में अच्छा सा इंटरेस्टिंगली बोल देते हैं कुछ, मगर वो सब उनका भी शायद एप्लीकेबल है। लेकिन एक बात उन्होंने निर्मला जी बजट के शब्दों को उनके बयान जो दे रहे हैं बजट के ऊपर, उसको उपयोग भी कर सकते हैं। यूजलेस, बेसलेस, इंटरेस्टलेस, मीनिंगलेस, बयान ऐसे नहीं देना चाहिए। और आपने एक दिलचस्प बात छोड़ दिया, मैं ऐसे बजट 30 मिनट में कर सकती हूँ, ऐसे कुछ अब वो आपसे पूछने वाला था। उन्होंने कहा कि मुझे 30 मिनट दे दीजिए, गरीबी कैसे हटानी है मैं बता सकती हूँ। ऐसे बजट में भी बना सकता हूँ। सो यूजलेस बजट बनाने के लिए उनको 30 मिनट में आई ऑनेस्टली विश हर पॉलिटिकल लीडर, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या कुछ और पोजीशन में आसीन हो, बजट एक सीरियस डॉक्यूमेंट है। जब आप शुरू कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है। बजट डॉक्यूमेंट एक्साइटमेंट के लिए नहीं है। देश का आने वाले साल में क्या क्या करना है, कहाँ दुख है उसको मिटाने के लिए क्या करना है, कहाँ प्रोत्साहन देना है, कहाँ अपॉर्चुनिटी बढ़ाना है, ऐसे सीरियस बात करने का बहुत मेहनत के बाद, जो भी वित्त मंत्री हो, जो भी प्रधानमंत्री हो, मेहनत करके बजट निकालते हैं। सो थोड़ा कम होमवर्क करने के बाद कमेंट करना अच्छा होगा, ना कि आजकल बजट या ऐसे पॉलिसी विषय जिनको समझ में नहीं आता वो भी सोच विचार करके कमेंट कर रहे हैं आम जनता। एक कमेंट आया पी चिदंबरम का, वो तो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़े वकील हैं। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने अपने पूरे भाषण में
गरीबी का नाम सिर्फ 2 बार लिया। 1000 बार लिए होंगे कांग्रेस जब पद में थे, पावर में थे। गरीबी मिटाया क्या? आपने मिटाई क्या? बिल्कुल। हम लास्ट गरीब तक उनके यहां घर, शौचालय, बिजली, पानी, रसोई का गैस पहुंचा रहे? नहीं पहुंचा रहे हैं ना। हम तो उन तक पहुंच करके ये सब दिला रहे हैं। और गरीबी का मिटाने के लिए 2 रास्ता है। एंटाइटलमेंट बना करके मुझे ये हक़ दे दो करने वाले गरीब नहीं करते, मगर उनके राजनीतिक दल नेतागण बोलते हैं आपके हक भैया हम बजट में देंगे कि नहीं वो अलग बात है, मगर हक। मगर प्रधानमंत्री जी एम्पावरमेंट के रास्ते में चलते हुए हम वे सब पहुंचाते हैं। भैया आप इसके बाद निर्णय करो आपका अपने आने वाले दिन में क्या कैसे आगे बढ़ेंगे। एम्पावरमेंट रूट में प्रधानमंत्री मोदी जी ले चलते हैं। डिग्निटी के साथ उस गरीब के घर में अच्छा व्यवस्था बनाना, पहुंचाना, उसके लिए काम करते हैं, ना कि एंटाइटलमेंट रूट में जाकर आपको हक है, बजट में पहला हिस्सा आपको मिलेगा, ये सब बातें मगर कुछ नहीं। एक इल्जाम निर्मला ये लगा कि आपने अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का जिक्र तक नहीं किया एक बार भी पूरे बजट में। यही मापदंड यही होता है, जिक्र करो तो सब कुछ कर दिया, मगर काम ना करना परवाह नहीं। वो कांग्रेस के स्टैंडर्ड है, जिक्र बोलना, इमोशनली बोलना, मगर सचमुच कि क्या हाल है आज पसमानदा मुस्लिम्स के हालत देख लीजिए ना। और बाहर हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद प्रधानमंत्री जी ने ऐसे बोला वैसे बोला पसमानदा। सचमुच आज ट्रिपल तलाक तक, महिला का अधिकार तक कुछ नहीं किया माइनॉरिटीज के लिए, मगर प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। जो मुस्लिम कंट्रीज में जो हक है उस तक हम हमारे माइनॉरिटी मुस्लिम को नहीं देते हैं, मगर मोदी जी देते हैं। सो माइनॉरिटी के नाम बजट में लो, मगर कुछ ना करो, मुझे परवाह नहीं। मगर सचमुच जब काम होता है, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री जी यही बोले, प्लीज उन तक पहुंचो, उनका दुख समझो, उनको कुछ करना है तो करो, वोट के ऊपर ध्यान ना रखना, मगर जाओ काम करो। लेकिन आपने जो माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री है उसका बजट काट दिया, 38% कम कर दिया। नहीं, ऐसे कॉन्टेक्स्ट रहित बात बोलना सही नहीं है। बजट, फेलोशिप्स और स्कॉलरशिप जो यूजीसी के द्वारा मिल रही है, उसके साथ उनमें से उनके द्वारा जो फेलोशिप मिलना है वो मिलेगा, आज भी मिलेगा, कल भी मिलेगा, मगर रास्ता उसके द्वारा हो रही है, क्योंकि आजकल वो सिस्टम एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा अच्छा चल रही है। हायर एजुकेशन के ये भी, स्कूल एजुकेशन में भी वही चल रही है, जहां एक सिस्टम है उसके द्वारा चलने के लिए ही हम। देखिए, इंप्रेशन तो ये मिला कि मदरसों के लिए 160 करोड़ था प्रोविजन, आपने उसको काट के 10 करोड़ कर दिया। आप ऐसे, जैसे मैं पहले बोला, कॉन्टेक्स्ट रहित प्रश्न पूछने में, मैं जवाब देने में लंबा चौड़ा समय लगेगा, जिससे इंप्रेशन यह होगा हाँ कहानी बोल रही है, सच नहीं है। मगर सच्चाई तो बैकग्राउंड के साथ हम समझना चाहिए। बिखरा हुआ अमाउंट से फायदा कम मिलता है जब इकट्ठा एक ही जगह से हम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोशिश करते हैं, तो जरूर पहुंचता है, टोटल अमाउंट भी पहुंचता है। और डीबीटी के रास्ते से आज स्टूडेंट्स को उनके अकाउंट पे पहुंच रही है फेलोशिप। तो आप कह रहे हैं कि ओवरऑल बजट दिखने में चाहे हो, लेकिन जो पैसा उनको जाएगा उसमें कोई कमी नहीं आई। बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन सिस्टम में खड़े होकर के लोकसभा में जवाब भी दी, इससे पहले सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स से ये प्रश्न उठाते हैं विपक्ष वाले, तब भी मैंने बोला जिनको फेलोशिप मिलना है उनके पूरे कार्यकाल तक मिल रही है, मिलेगा भी, कोई रुकावट नहीं है उसमें। लेकिन मनरेगा में जिनको पैसा मिल रहा है उसमें आपने रुकावट लगा दी। हाँ, अच्छा, यही श्रृंखला में प्रश्न आ रही है। मगर मनरेगा एक डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम है, जब डिमांड ग्राउंड में है उनको पैसा देना पड़ता है, हम देते जाते हैं। बजट के समय एक अमाउंट बोलते हैं, मगर साल में चलते चलते उनको ज्यादा होता है, जो जब मैं सप्लीमेंट्री डिमांड में आकर के
मांग रखती हूं कि और पैसा चाहिए, क्योंकि डिमांड आया है स्टेट से। पिछले 3 साल में यही कर रहे हैं, बजट समय में एक अमाउंट, फिर वो चलते चलते रिवाइज्ड एस्टिमेट के समय ज्यादा हो जाता है। डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम। इसीलिए इस बार दूसरा और विषय आपके ध्यान आकर्षण करने के लिए मैं कोशिश करूं, पीएम आवास योजना, जिससे घर बनाने के लिए पैसा मिलता है, उस घर बनाने में भी इन्हीं लोगों का मेहनत और वो रोजगार उनको इसके द्वारा मिलता है। ग्रामीण व्यवस्था में जब किसान खेती में काम करते हैं, खेती में काम करने का अपॉर्चुनिटी, मतलब फसल हो गया है, अभी कुछ खेती में काम नहीं है, तब इनको रोजगार मिलने के लिए मनरेगा प्रोग्राम है। लीन सीजन के लिए जॉब देने के लिए प्रोग्राम है। हम जब पीएम आवास योजना में 79,000 करोड़ देते हैं, खेती हो खेती नहीं हो, उस समय में भी घर बनाने की व्यवस्था जब पैसा इतना बढ़ाते हुए दे रहे हैं, उसमें भी इनको रोजगार मिलेगा। सिर्फ मनरेगा के रूट में ही देना नहीं है, दूसरे रोजगार सृजन करने वाले स्कीम के द्वारा भी दे सकते हैं। दूसरा एक और, जल जीवन के मिशन के द्वारा गांव तक जल, नल से जल पहुंचना है, उसका काम भी जो लोग गरीब ग्रामीण आवास योजना में, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के द्वारा जो एम्प्लॉयमेंट मांगते हैं, यही लोग उसमें भी काम करते हैं। जल जीवन मिशन में उसमें भी प्रावधान बहुत बड़ा कर दिया है। सो 2 और एवेन्यूज के द्वारा जब रोजगार मिलेगा, फिर भी आप सिर्फ मनरेगा में पैसा नहीं डालें, थोड़ा होमवर्क करना पड़ता है जी। अरविंद केजरीवाल ने थोड़ा होमवर्क किया था। हाँ जी। उन्होंने 2 बात बताई। उन्होंने कहा एक तो हेल्थ में 2.2%, 2.2% था, उससे घटा के आपने 1.98% कर दिया, और शिक्षा में 2.64% था, उसको घटा के आपने 2.5% कर दिया। तो उनकी रिक्वेस्ट है कि शिक्षा में और हेल्थ में तो कम से कम पैसा कम मत करिए। कम नहीं किया, ये थोड़ा अगेन केजरीवाल जी उसका भी थोड़ा ध्यान दे। पिछले 3 साल में एजुकेशन में, पिछले साल तो 1 लाख करोड़ तक हमने बजट, उससे ज्यादा भी, मोर देन 1 लाख करोड़ हमने एजुकेशन के लिए दिया है पिछले साल। इस साल भी उससे बढ़कर ही दिया। किसी एजुकेशन या हेल्थ के बजट में कटौती नहीं। मगर ये भी हम समझना चाहिए, हेल्थ और एजुकेशन स्टेट का भी सब्जेक्ट है। क्या इसका मतलब स्टेट्स का बजट को हम इस होलिस्टिक पिक्चर में हम देखना संभव नहीं है? वो भी उनके जिम्मेदारी भी बढ़ता है ना, स्टेट भी वो पैसा डालें, क्योंकि यूनियन टेरिटरी में पैसा ज्यादा सेंटर से आ जाते हैं। डिफेंस का खर्च नहीं है। केजरीवाल जी का बहुत सारे खर्च एक्चुअली नहीं है। पुलिस का खर्च उनका नहीं है, पेंशन का खर्च उनका नहीं है, केंद्र सरकार दे देती है। जो पैसा उनके हाथ में है वो सदुपयोग करने के लिए वो जरा कोशिश करें। वो कहते हैं कि आपका जो पैसा बचेगा हेल्थ से और शिक्षा से, उसको खर्च कर देते हैं एमएलएस खरीदने में। स्टेट्स का सब्जेक्ट है, एमएलएस को खरीदने में खर्च कर देते हैं। पता नहीं उनका हिसाब किताब कैसे है, क्योंकि जनता के लिए खर्च करने के लिए जो पैसा देते हैं वो तो वो विज्ञापन देने में ही वो खर्च करते हैं। उसके बारे में थोड़ा वो बोलना चाहिए। एमएलएस खरीदने में एलिगेशन डाल सकते हैं, कोई सबूत नहीं है। अगर खरीद कर सरकार बनाना है तो हम दिल्ली में कभी लॉन्ग टाइम अगो सरकार बना देते हैं। ये इजीली आरोप लगा देते हैं, उसके बाद उसको सबूत मांगने में भाग जाते हैं। इसके लिए पहले इंग्लिश में बोल देते हैं स्पिट एंड रन टैक्टिक्स, कर दो कुछ और चले जाओ। उसका प्रूफ देने का जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं है। ये इररेस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स। लेकिन निर्मला जी, आपकी मिनिस्ट्री भी तो उन्हें परेशान करते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लोगों को भेज देते हैं उनके घर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। शराब घोटाले में उनका नाम ला दिया। वो कह रहे हैं कुछ किया ही नहीं है, कुछ मिला ही नहीं है। कुछ मिला ही नहीं है। ओ, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, सीबीआई जो हमारे मंत्रालय में नहीं है वो हो, या कुछ
इनकम टैक्स का इन्वेस्टिगेशन हो, ये सब उनके हाथ में सबूत आने के बाद ही बाहर निकलते हैं। और सबूत के लिए 10 बार आपसे प्रश्न पूछते हैं कि क्या है ये सबूत हमारे पास है, सही है कि गलत है, आप जवाब दो। अगर आप जवाब नहीं दिया और सबूत वैसे के वैसे हमारे हाथ में है, एक्शन नहीं लिया, वो भी गलत है। इसीलिए लेंगे, आप सही समय पर जवाब दे दो, फिर आपके यहाँ नहीं पहुंचेंगे। मगर उधर जाकर सर्च करने के बाद कुछ नहीं मिला, ये तो गलत बात है। मीडिया इतना कवर कर रहे हो, आपको भी अच्छा लगता है इतना सारा पैसा एक ही जगह पर ऐसे पड़ा हुआ है, जैसे हमारे घर में वॉशिंग के लिए कपड़ा डाल देते हो एक कोने पर, ऐसे पहाड़ जैसे कैश मिल रही है। मीडिया फोटो लगा रहे हैं भाई, हम जाके फोटो नहीं ले रहे हैं। वही तो कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया के घर में ईडी वाले गए, सीबीआई वाले गए, उनके बैंक में भी गए, लॉकर्स भी खंगाले, कुछ नहीं मिला। आखिर बजट के ऊपर नहीं है आज डिस्कशन, आरोप पूरे बजट के ऊपर नहीं है, क्योंकि बजट एक्साइटमेंट नहीं है। ईडी के बात करो, एक्साइटेड है, सबको एक्साइटमेंट लगता है। बात ठीक है ना, ये क्या तरीके है भैया। लेकिन जो ईडी वाले जाते हैं, उनके आपसे पूछ के जाते हैं, बता के जाते हैं, या अपने आप चले जाते हैं? नहीं, पूछते नहीं है जी, बिल्कुल पूछते नहीं है। हम बजट पर और सचमुच पूछते नहीं है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन है। पूछना नहीं है, मैं भी उल्टा पूछना भी नहीं है, मैं भी उनसे पूछताछ नहीं कर सकती हूँ कि किसके घर जा रही हो, इधर जाओ इधर नहीं जाओ। बिल्कुल, ये मोदी जी के सरकार भैया, हम ऐसे फोन में नए इंस्ट्रक्शन देते हैं। और इल्जाम है, एक जनता में से सवाल अगर कोई लोग पूछना चाहते हैं। जी नमस्कार मैम। अपना नाम, बैठिए अपनी जगह पे। हाँ, नाम बताइए अपना। मैम मेरा नाम पूनम कपूर है जी। क्या करती हैं आप? मैं एक सोशल वर्कर हूँ सर जी, पूछिए। और मैम मेरा आपसे सवाल है, वैसे तो आपकी सभी साड़ियाँ बड़ी खूबसूरत है, आप हर साड़ी में बहुत सुंदर लगती हैं, और बजट के दिन भी आपने रेड कलर की एक बहुत खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कहाँ से लाती हैं आप इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ? सभी महिलाओं का एक ही क्वेश्चन, मैम अच्छी लग रही है साड़ियाँ, कहाँ से आ रही हैं भाई इतनी सुंदर सुंदर? थैंक यू जी। मैं हर साड़ी के ऊपर तो कमेंट कर नहीं सकती, याद नहीं रहता। नहीं, हर साड़ी पे नहीं, बस ये वाला साड़ी तो नॉर्थ कर्नाटका के मशहूर इलकल साड़ी बोलते हैं, और इसमें कसूती काम करने वाले महिला होते हैं उधर, ये बहुत ही फेमस। इलकल, सिल्क और कसूती काम। कसूती मतलब सूती में, कॉटन में हाथ से बनाया हुआ काम को कसूती बोलते हैं। इसका मतलब लोग सिर्फ आपका बजट नहीं देख रहे थे, आपकी साड़ी भी लोग देख रहे थे। और सोशल मीडिया पर मैंने पढ़ा कि निर्मला सीतारमण जो साड़ियां पहनती हैं, उनके कलर करेंसी के नोट की तरह होते हैं, अलग अलग साड़ियां अलग अलग करेंसी नोट से जुड़े हुए। इमेजिनेशन के लिए मैं क्रेडिट देना चाहिए। मगर मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्योंकि रजत जी बहुत ही पावरफुल मीडिया पर्सन है। क्या ऐसे प्रश्न पुरुष फाइनेंस मिनिस्टर से भी पूछा जाता है? साहब, मान लीजिए एक फाइनेंस मिनिस्टर, पुरुष महिला फाइनेंस मिनिस्टर आज ब्लैक जैकेट पहन करके आए और आकर बजट पढ़े, उनसे पूछेंगे क्या आप क्यों ब्लैक जैकेट पहने, कहाँ खरीदे, अच्छा लग रहा है? महिला होने के बाद इसको मैं अच्छा समझूं, गलत समझूं, मुझे मालूम नहीं है, आप कुछ अन्यथा ना लें। साड़ी देखना, बाल देखना, बाल के रंग देखना, अरे भैया मेरा बजट देखो प्लीज। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और आपकी भावना बिल्कुल सही है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे हर तरह की चर्चा होती है। एक ब्रेक के रुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में रजत जी निर्मला सीतारमण पर इल्जामात और सवालात का एक होता। जब आप उम्मीदों पे खरे उतरते हैं, तब सबका ट्रस्ट जीतना पॉसिबल है।
और ट्रस्ट से बनता है बंधन। जैसे बंधन बैंक, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक। बंधन बैंक, आपका भला सबकी भलाई। रोमांच और रफ्तार, नॉलेज लगातार, टेक्नोलॉजी जो मददगार। हर पल बदलती टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम रखेंगे आपको अपडेट। टेक रील्स देखने के लिए लॉग ऑन करें। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बागेश्वर धाम सरकार ने योगीराज में सबसे बड़ी हुंकार भरी। प्रयागराज में बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार लगा। संगम में डुबकी से लेकर संतों की बैठक और मेजा के दरबार तक एक बात बाबा ने बार बार हर मंच पर दोहराई। हर मंच से बाबा ने हिंदू राष्ट्र और रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की मांग की। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम से लेकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज तक बाबा के मिशन हिंदू राष्ट्र का एक एक सच, एक एक डिटेल आप इस रिपोर्ट में देखिए। सनातन की धर्म ध्वजा थामे हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिए बाबा बागेश्वर की यूपी के प्रयागराज में ग्रैंड एंट्री हुई। हर तरफ केवल और केवल जय श्री राम और जय बागेश्वर धाम का नारा सुनाई दिया। वेलकम बैक। आपकी अदालत में हमारी मेहमान हैं भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आपकी अदालत में अगला। आपकी अदालत में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर इल्जाम है कि इन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए। अब ये इल्जाम विरोधी दलों के नेताओं ने लगाए हैं। अखिलेश यादव की बात सुनी मैंने, केजरीवाल की बात सुनी, ममता बनर्जी की। उन्होंने कहा कि 5 साल से वादा कर रहे हैं कि हम महंगाई कम करेंगे, हम कीमतें कम करेंगे, लेकिन इस बजट से तो महंगाई और बढ़ेगी। वो सही नहीं है। मैं सीधा जवाब दे रही हूँ। महंगाई पिछले साल बढ़ा, इसको तो मैं कुछ और जवाब नहीं दे सकती हूँ, मगर उसका कारण तो विदेशी विषयों के वजह से, क्योंकि हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं, इन सब का दाम बढ़ा। जब इधर हम इंपोर्ट करके ले आते हैं, उसका असर हर नागरिक के ऊपर ज़रूर लगता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी 2 बार, एक बार नवंबर 21 में और जून 22 में एक्साइज ड्यूटी कम किया। फिर हम बहुत सारे स्टेट्स भी हमारे साथ, उनके शेयर में भी कम कटौती की, जिससे जनता के ऊपर बोझ ना पड़े, इसीलिए कटौती हमारी तरफ से हुई। ऐसे ही फर्टिलाइजर के प्राइस भी, जहां आप 200 रुपया के एक बोरी लेंगे, वही बोरी इंपोर्ट करने के समय 1800 रुपया तक पहुंचा। 200 का रेट 1800 तक पहुंचा। उसमें भी जब इंपोर्ट करते हैं, अगर उसी प्राइस को हम किसान के ऊपर लगा देते तो मान लीजिए कितना उसका असर इन्फ्लेशन के ऊपर लगेगा। फिर भी प्रधानमंत्री जी ने उस पूरे बर्डन को गवर्नमेंट के ऊपर ही लिया और किसान के ऊपर नहीं उस बोझ को पास ऑन किया। किसान तब भी 200 रुपीस में ही वो बोरी खरीदते थे। इंपोर्ट चाहे कुछ भी प्राइस में आप इंपोर्ट करो। सो इन्फ्लेशन के कारण जहां हमारे हाथ में नहीं है,
उसमें इंपोर्ट हो या किसी और कारण से उसका प्राइस इंक्रीज होता है, हम तो इधर एक्साइज ड्यूटी कम करके जनता के लिए थोड़ा कम, फुल राहत ना मिले फिर भी थोड़ा कम राहत देने के लिए कोशिश किए। बहुत सारे स्टेट्स ने उसमें कोऑपरेट तक नहीं की। ऐसे बहुत सारे कारण है इन्फ्लेशन के लिए। पिछले साल तो हम रिकग्नाइज करते हैं, उसको कम करने के लिए जितने भी मेहनत करो वो एक 6% 7% लेवल पर ही रहा, मगर पिछले अक्टूबर नवंबर से थोड़ा धीरे धीरे कम हो रही है रिजर्व बैंक के मेजर्स के कारण और गवर्नमेंट के मेजर्स के कारण। आजकल में भी जब गेहूं और आटा के प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स निर्णय किया कि स्टॉक बफर स्टॉक से गेहूं रिलीज करो, जिससे गेहूं का प्राइस भी कम हो जाएगा, आटा के प्राइस भी कम होगा। ऐसे हम भी बहुत सारे मेजर्स लेके आते हैं। सो इन्फ्लेशन कम करने के लिए जब केंद्र सरकार मेहनत करती है और वो मेहनत दिखती है, असर पड़ती है बाद में, मगर दिखती है। मैं पूछती हूं इन ऐसे आरोप लगाने वाले विपक्ष दल से, क्या आप अपने अपने स्टेट्स में कटौती की, जनता के ऊपर बर्डन कम करने के लिए क्या मेजर्स लिए आपने? हम तो खुलेआम बोल रहे हैं कि हमने ऐसे कदम उठाए, ऐसे कदम उठाया। क्या आखिर उससे इन्फ्लेशन कम हुआ? समय लगा मगर कम होते आ रही है, आज भी कम हो रही है और आज भी हम कदम उठाते जा रहे हैं। मैं इनसे पूछ रही हूं कि क्या आपने कम किया आपके एरिया में? जनता के लिए क्या क्या कदम उठाए? प्लीज वो पब्लिकली बोलो। आरोप लगाना आसान है, जब एक्शन करने के लिए ताकत, निर्णय लेने के लिए ताकत चाहिए, वो ताकत इनमें नहीं है, आरोप लगाते हैं। मैं आरोप पलटवार करके आरोप इनके ऊपर लगाती हूं। सिर्फ आरोप लगाना ही इनका काम है, काम नहीं करते जनता के बोझ कम करने में। इनमें से एक राज्य सरकार के मिनिस्टर केटीआर, जो केसीआर के बेटे हैं, डावोस में थे और डावोस में वो इंटरव्यूज दे रहे थे, तो वो कह रहे थे कि हमने अपने लोगों के लिए बहुत किया है और अगर ऐसे मेजर्स बाकी स्टेट्स उठाते, सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती, तो शायद हमारी इकोनॉमी और ज्यादा तेजी से बढ़ती। इनके स्टेट में क्योंकि ये बात उठाए, नहीं तो मैं इस बात में इस कॉन्वर्सेशन में ज्वाइन करना, मतलब आपके साथ नहीं उनके साथ करना नहीं चाहती, मगर पेट्रोल सिर्फ एक उदाहरण लीजिए, डीजल एक उदाहरण लीजिए। हाईएस्ट इन्फ्लेशन उनके स्टेट में, सिर्फ पेट्रोल और डीजल को आप नहीं एक्साइज नहीं कम किया उसके कारण भी, और बाकी सब मेजर आप ले सकते थे, क्योंकि आजकल स्टेट के लेवल पर भी इन्फ्लेशन मेजर करने का जीएसडीपी के तुलना में इन्फ्लेशन मेजर करने का तरीका है। इन्फ्लेशन देश भर में एक ही नहीं होता, एक स्टेट में ज्यादा, एक दूसरे स्टेट में कम। मैं जो आरोप लगाने वाले से पूछना चाहती हूं, आपके स्टेट में इन्फ्लेशन कितना है भाई? आप उसको नजरअंदाज ना करते हुए क्या क्या एक्शन लिए? उन्होंने देश के इन्फ्लेशन के बारे में कहा कि 30 साल का हाईएस्ट इन्फ्लेशन इस समय हिंदुस्तान में है। बिल्कुल नहीं, वो झूठ है, दैट्स नॉट राइट। और कांग्रेस की बात आपको बताता हूं, उन्होंने तो कविता लिखी है, नोटबंदी की लुटाई मार गई, जीएसटी की कमाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। इनके कांग्रेस के जमाने में डबल डिजिट में था इन्फ्लेशन। 2013-14 में चुनाव होने के लास्ट स्टेजेस में फूड इन्फ्लेशन डबल डिजिट, ऑलमोस्ट 12-13%। क्यों हम फ्रजाइल 5 हुए? और वो जो लोग फ्रजाइल 5 करके इकोनॉमी को मतलब फ्रजाइल 5 मतलब सबसे कमजोर इकोनॉमी में 5 अगर आप चुनेंगे, उसमें भारत भी एक था, वही ये फ्रजाइल 5। ऐसे कगार में छोड़कर जाने वाले कांग्रेस आज अंगुली उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। आपके समय पर कुछ भी नहीं हुआ इकोनॉमी के ऊपर। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इकोनॉमी को अच्छा दृढ़ संकल्प के साथ अच्छा करके गए, 2004 के बाद 5 साल एंजॉय किए यूपीए, अच्छा फंडामेंटल्स था, अच्छा
समृद्धि आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ ठीक ठाक था, उसको वेस्ट करके 2009 से 14 तक इतना बेकार गवर्नेंस था। आज वो लेक्चर दे रहे हैं हमें। और ये भी मैं बोलना चाहती हूं इस बहाने में, कोविड के समय सबसे सलाह मशवरा करके क्या कैसे इकोनॉमी को रिलीफ देना, इसके ऊपर सोच विचार करने के समय ये एक पूर्व वित्त मंत्री, कोई कुछ परवाह नहीं करना, प्रिंट करो करेंसी, दे दो सबके हाथ में, बोलने वाले आज उसके ऊपर बात करना उचित नहीं समझने सही है, क्योंकि उनके एडवाइस पर अगर प्रधानमंत्री जी प्रिंट करके सबके हाथ में लगाया उस समय, तो आज हमारे इकोनॉमी जैसे विदेश में बहुत सारे हम सुन रहे हैं, पिछले 50 साल में 60 साल में कभी नहीं देखा ऐसे इन्फ्लेशन, ऐसे रिसेशन, ऐसे लोग बेकार बैठ गए और इकोनॉमी का हालत के ऊपर बोलना आवश्यक नहीं है। हमारे पड़ोसियों में भी बहुत सारे कंट्रीज इतना दिक्कत में हैं। आज हम खड़े हो रहे हैं और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के नाते ऐसे सुझाव देने वाले लोग आज आरोप कैसे लगा रहे हैं? प्रिंट करके देना। आज निर्मला जी जब वो लोग आए थे यहां हमारे कार्यक्रम में, तो ये आरोप लगा कि पहले कर्ज जो भारत के 14 प्रधानमंत्री रहे 56 लाख करोड़ था, और अब मोदी जी ने उसमें 100 लाख करोड़ ऐड कर दिया। ये सिर्फ 8 साल में इतना कर्जा भारत के सिर पे है। डेटा को ऐसे मिसयूज करना उनके जमाने में 100 साल में कभी नहीं हुआ। ऐसा एक पैंडेमिक हुआ क्या? पैंडेमिक के कारण अर्थव्यवस्था ठप हो गई पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं। उस समय स्टेट से क्या आवाज आता था, हमें पैसा कहां से मिलेगा, आप कहीं से भी ले आओ, दे दो हमारे हाथ, क्योंकि सचमुच दुख में थे। बोरो करना पड़ा पैंडेमिक के समय और दे रहे पैसा। पैंडेमिक नहीं था फिर भी बोरोइंग, पैंडेमिक नहीं था फिर भी बैंकों का हालात कैसे छोड़कर गए। ठीक है, बात करने का अपोजिशन में बैठ गए, कुछ भी बात करो। अब तो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मेरी भारत जोड़ो यात्रा ये जानने के लिए है कि सिलेंडर का दाम 400 रुपए था, अब 1000 कैसे हो गया। पता चला? हर क्षेत्र से वो भारत तोड़ो यात्रा जो किए, भारत तोड़ो यात्रा, राइट? क्योंकि इतना बिटर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ आरोप लगाते जाओ, देश में कुछ भी ठीक नहीं है। देश का जनता एक्चुअली जब वो मोदी जी के खिलाफ बयान देते हैं, वो भूल जाते हैं कि बयान देना मोदी जी के खिलाफ नहीं है, सचमुच उसका सोचकर हम बात करना है तो जनता के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आप ऐसे सरकार चुन लिया, वो देखो कि कैसे कर रहे हैं, देखो इतना कर्ज उठाए, देखो कुछ रोजगार मिल रही है किसी को नहीं। ऐसे कुछ ना कुछ बेबुनियाद आरोप लगाने में जनता को पागल या फूल समझ रहे हैं। जनता ने वोट दे करके एक सरकार को बिठाया। आप जिम्मेदारी से आरोप लगाओ। झूठे बयान लगाना, झूठे आरोप लगाने के कारण जनता को आपके ऊपर भरोसा निकल जा रही, छूट जा रही है। ऑपोजिशन, मैं मुझे दुख से ये कह रही हूं, आई फील रियली सॉरी, भारत में एक रेस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन होना चाहिए। सरकार को, हमारे सरकार को, मोदी जी के सरकार को कटघरे में खड़े हो रख के प्रश्न पूछना चाहिए, आप सही कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं। मगर वो सब नहीं, बेबुनियाद आरोप। डेमोक्रेसी में एक ऑपोजिशन का रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर वो नहीं हो रही है। झूठे आरोप, गुस्सा से बात, मोदी जी के खिलाफ बात करने में इतना शौक, यही हो रही है उधर। निर्मला जी एग्जाम्पल देकर बताते हैं किन किन चीजों के दाम बढ़े। जैसे एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, दूध का। पिछले साल 6 रुपए बढ़ा और आज ही दूध के दाम 3 रुपए और बढ़ गए। तो
दाम तो बढ़ रहे हैं चीजों के, मगर इकोनॉमी भी बढ़ रही है ना, इकोनॉमी और व्यवस्था भी बढ़ रही है ना, वो सब भी सोचना चाहिए। मैं उदाहरण के लिए बोलती हूं, मेरे दादी के समय पर सोना 20 रुपया पे मिलता है 1 तोला। मैं क्या उसी 20 रुपया के बारे में बात करूं आज? इकोनॉमी का व्यवस्था जब वाइडन होता है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलता है, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस है, ये सब भी निर्णय करता है प्राइसेस को। हम ये भी सोचना चाहिए। राहुल जी का इल्जाम तो ये कि आपने ये जो गब्बर सिंह टैक्स लगाया है, जीएसटी को वो कहते हैं, उसमें दूध, दही, लस्सी, चावल, गेहूं, शहद, इन सब पर इतना जीएसटी लगा दिया तो महंगाई तो बढ़ेगी। बिल्कुल गलत बयान है वो। मैं राज्यसभा में खड़े होकर जवाब भी दिए। इन आइटम हर एक में जीएसटी आने से पहले कितना टैक्स था और अभी कितना टैक्स है, कुल मिलाकर के आइटम वाइज में हाथ में पेपर नहीं रखी, मैं जरूर आपको भेजूंगी जो राज्यसभा में मैं जवाब दिया। 15% टैक्स लगाने में सरकार का भी नुकसान नहीं है, जनता के ऊपर भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ऐसे कगार में रेट तय हुआ जीएसटी में, आज उससे कम होकर के 11% तक आ गया है रेट, मतलब सस्ता हो गया है चीज। जीएसटी के पहले जो रेट था आम जनता उपयोग करने वाले चीज में, टूथपेस्ट हो, तेल हो या साबुन हो, घर के लिए जो भी चीज खरीद रहे वो सब हो, दवाई हो, आप हर एक आइटम को निकाल करके देख सकते हैं जीएसटी के पहले कितना, हर स्टेट में कितना रेट था, एक एक स्टेट में एक एक रेट, सब जीएसटी से ज्यादा। अभी जीएसटी आने के बाद ये कम हो गया है, स्टैटिस्टिक के साथ में बोल। मगर जीएसटी को समर्थन पार्लियामेंट में दिया, अरुण जी ने इसको इतना मेहनत करके सबको बिठा करके बात करके आखिर सब सर्वसम्मति से पार्लियामेंट में आया, कांग्रेस उसको समर्थन दिया। और बार बार जिसको कांग्रेस ने समर्थन दिया उस कानून को गब्बर सिंह टैक्स बोलने वाले उन्हीं के पार्टी के नेता को क्या कहना है। प्रणब मुखर्जी जी उनके समय वित्त मंत्री जब रहे उस समय भी जीएसटी लागू करने के लिए बहुत कोशिश की, मगर उनके समय पर स्टेट्स को उनके ऊपर भरोसा नहीं था, इसीलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अरुण जी के मेहनत के वजह से उस समय प्रधानमंत्री जी के समर्थन के साथ जीएसटी लागू हुआ। इस देश में एक ही प्राइस में जहां भी जाओ एक चीज मिलता है। तब मुझे मालूम है साउथ में से दिल्ली में आकर के मारुति कार खरीद करके साउथ में ले चलते थे लोग, ड्राइव करके ऑल द वे दिल्ली रजिस्ट्रेशन के साथ। क्यों? उस समय इधर टैक्स कम था कार के ऊपर, साउथ में हर एक स्टेट में ज्यादा रेट था। आज पूरे देश में कार के लिए एक ही टैक्स है, एक ही जगह पर खरीदो या 10 जगह पर जाके ढूंढ लो। ये देश के लिए अच्छा है कि देश के लिए नुकसान है? इसके समर्थन कांग्रेस जब पार्लियामेंट में दिया, वो उनके नेता गब्बर सिंह टैक्स कहते घूम रहे हैं पूरे देश में। क्योंकि कार के लिए तो टैक्स बराबर हो गया, पेट्रोल डीजल के लिए नहीं है। क्योंकि पेट्रोल डीजल जीएसटी में नहीं है। अगर जीएसटी में रखते हैं तो एक ही टैक्स मिलेगा आपको पूरे देश में। स्टेट्स जब चाहते हैं तब जीएसटी में उसका रेट तय होगा। अरुण जी ने, मैं ये भी कहना चाहती हूं, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में टेक्निकली डाल दिया, मगर इस कंडीशन के साथ, इसको लागू तब करेंगे जब स्टेट्स उसका रेट तय करेंगे, कौन से रेट में जीएसटी में पेट्रोल प्रोडक्ट्स आना चाहिए, ये वो तय करने तक हम लागू नहीं कर सकते हैं। है जीएसटी में पेट्रोल और डीजल, मगर उसका रेट जीएसटी काउंसिल के द्वारा तय होने के बाद इंप्लीमेंट करना है। स्टेट्स का इच्छा नहीं है कि पेट्रोल और डीजल इसमें आए, लिकर इसमें आए, क्योंकि वो दोनों स्टेट के हाथ में अब तक है। एक स्टेटमेंट जैसे ही आपका बजट पेश हुआ उसके तुरंत बाद तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि 2014 में कहा था 2022 में किसानों की आय डबल हो जाएगी, 2022 में
सबको घर मिल जाएंगे, 2022 तक लोगों को नौकरी मिल जाएगी, लेकिन वादा तो पूरा नहीं हुआ। नहीं, और समय है, 24 तक है, हमें चल रही है काम। जरूर प्रधानमंत्री जी उनका वायदा पूरा करेंगे, किसान को आय दुगनी होगी। इसके बावजूद भी कि बीच में कोविड की वजह से हम सबको बहुत सारे झेलना पड़ा चैलेंजेस। और एक आज यहां पर इस बात की चर्चा हुई कि मेक इन इंडिया का वादा किया था, पूरे बजट में मेक इंडिया का नाम ही नहीं आया। नाम ही नहीं लिया। अगर नाम नहीं लिया काम नहीं होता है, वही उनका मन में। आज पूरे दुनिया से लोग आ रहे हैं इधर भारत में बनाने के लिए। मोबाइल फोन का उदाहरण बहुत सारे बार लोग बोल चुके हैं कि 3 साल पहले तक हमारे यहां बनती नहीं थी, और आप अभी पूरे दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और वो भी फाइन क्या बोलते हैं, अपर एंड फोन्स, एप्पल जैसे फोन्स इधर बना करके हम विदेश भेज रहे हैं। मेक इन इंडिया नहीं है। आज लॉकहीड मार्टिन और बोइंग भी आ रहे भारत देश में एरोप्लेन के पार्ट्स और विंग्स तैयार करने के लिए। मेक इन इंडिया नहीं है। पूरे डिफेंस प्रोडक्शन में बहुत सारे अभी कंपोनेंट्स भी आज भारत में ही उत्पादन हो रही है, मेक इन इंडिया नहीं है। सोलर पैनल अभी भारत में हो रही है, वो मेक इन इंडिया नहीं है। दवाई, वैक्सीन भी आज हम R&D भी इधर कर रहे हैं। वैक्सीनेशन का पूरे रिक्वायरमेंट भारत में बन रही है, वो मेक इन इंडिया नहीं है। पूरे देश, हमारे देश के लिए वैक्सीन मिला और विदेश को भी हम सप्लाई किए, वो भारत में नहीं बनाया। ये देश को गुमराह करने के लिए, देश का विरोध में बात करने वाले विपक्ष का मुझे बहुत दुख हो रही है इसके साथ। अच्छा हो रही है देश में काम, क्योंकि आपने नाम नहीं लिया मेक इन इंडिया। मैं नाम नहीं लिया। देश में इतना काम हो रही है, जैसे कम से कम अंग्रेजी में बोलते हैं एलिफेंट इन द रूम, वैक्सीनेशन। हमारे घर में बनाया हुआ वैक्सीनेशन हमारे लिए उपयोग हुआ। मैं नाम नहीं ले रही हूं दूसरे एक देश का। उधर 2 वैक्सीन का इतना प्रचलित रूप में बात किए, और बहुत सारे देश उस समय फाइजर वगैरह बाहर नहीं था, इसीलिए उनसे लिए, उनके देश में चलाए भी वैक्सीनेशन, मगर 6 महीने के अंदर उनको समझ में आया वो बेकार है। फिर बाहर से मॉडर्ना वगैरह वगैरह खरीद कर उनके देश में चलाए। आज जब भारत में सक्सेसफुल वैक्सीन हमारे ही तैयार होकर हमारे जनता को दिए, आज थोड़ा कम नॉर्मलसी लाइफ में हो रही है, मगर उस देश में आज तक लॉकडाउन भी चल रही है। हमारे वैक्सीन और उनके वैक्सीन का आप कंपेयर करिए, और इतना बड़ा श्रेय हमारे देश के लिए हमारे साइंटिस्ट कर रहे हैं, हमारे इंडस्ट्री कर रहे हैं, मगर ना, मोदी जी हमारे पसंद नहीं है। इसीलिए हर विषय में हम बोलते हैं कुछ नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही। ये क्या तरीका है भाई? हम जनता पूरे इसको खड़े होकर के इनसे पूछना चाहिए कि आपका शर्म, सॉरी मैं इंग्लिश में सोचकर बात कर रही हूं, हिंदी में, इसीलिए बोलना है कि नहीं ऐसे मालूम नहीं है। ये शुड बी अशेम्ड। हमारे देश को ही नेगेटिव दिखा करके ये क्या तरीका है? लेकिन अगर कहीं प्राउड ऑफ योर कंट्री, अगर कहीं शर्म आनी चाहिए तो कोई खराब बात नहीं है। खराब बात नहीं, सो शर्म नहीं है इनको। तो एक ब्रेक और ले लेते हैं, एक ब्रेक के रुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में निर्मला सीतारमण पर इल्जाम और सवालात का एक और दौर। प्रदर्शनकारी जो है वो लगातार पत्थरों की बरसात कर रहे हैं। 10-12 घंटे के अंदर 3 आतंकवादी हमले हो चुके हैं। जहां पर इस समय फायर कंटिन्यू किया जा रहा है और वहां से भी काउंटर फायर आ रहा है। 6 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और मुठभेड़ अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं 18 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी, आपकी आवाज। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। यूपी में रामचरितमानस के अपमान पर घमासान छिड़ा हुआ है। देश भर में सनातन में बहस हो रही है। कंट्रोवर्सी के बीच पहली बार योगी आदित्यनाथ ने मानस और सनातन पर खुलकर बात की है।
इंडिया टीवी के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने मानस, सनातन, मुख्तार, अतीक सब पर अपनी राय रखी है। इंडिया टीवी के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सौरभ शर्मा के योगी आदित्यनाथ के साथ इस मुलाकात की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और बातचीत भी सुनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत का मूल धर्म सनातन ही है। भारत सेक्युलर देश इसलिए है क्योंकि यहाँ हिंदू बहुसंख्यक हैं। सीएम योगी ने याद दिलाया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक और उनके धर्म स्थलों के साथ क्या हो रहा है। सुनिए सनातन धर्म पर योगी के विचार। आपका एक स्टेटमेंट जो आजकल चर्चा में है उस ओर आपका ध्यान ले जाता हूं। आपने राजस्थान अभी आप गए थे, आपने वहां पर कहा कि सनातन राष्ट्र धर्म है। इसको लेकर के खूब प्रतिक्रिया आई। लोगों ने लिखा कि जो देश के अंदर मुसलमान है, बौद्ध है, जैन है, क्या वो अब उसका क्या होगा? ये राष्ट्र में उसको उसके धर्म की कोई आज़ादी नहीं रह गई? देखिए, सनातन धर्म सबको सम्मान देता है। याद रखना, भारत का मूल धर्म जो प्राचीन, सबसे प्राचीन जो वास्तव में धर्म सनातन ही है। बाकी सब उसके अंग हैं, उसी से निकले हुए हैं, उसी की शाखाएं हैं, कोई उससे अलग नहीं है। और याद रखना, दुनिया की कोई जाति, मत और मजहब ऐसा नहीं है जिसके संकट के समय सनातन धर्मावलंबियों ने उसके साथ खड़े होकर के उसको सहयोग न किया हो। देश की पहली मस्जिद केरल के अंदर एक हिंदू राजा ने बनाई थी। देश के अंदर संकट के समय कौन ऐसा जाति, मत और मजहब दुनिया का आज के दिन पर है जिसको उसके संकट के समय सनातन धर्मावलंबियों ने उनके संकट के साथ खड़े होकर के उन्हें संरक्षण न दिया हो। और हमारे यहां सनातन धर्म की परिभाषा किसी पूजा पद्धति से नहीं की गई है। देखिए, रामायण में बहुत छोटी सी परिभाषा उसकी है। वह है, वो प्रसंग आता है जब हनुमान जी लंका की तरफ जाते हैं तो मैनाक पर्वत ने कुछ देर उन्हें विश्राम करने के लिए कहा। तो उस समय सनातन धर्म पर बहस हुई। वे सनातन धर्म क्या है? तो उस समय मैनाक पर्वत ने कहा इसी बात को, कृते च प्रति कर्तव्यम ऐसा धर्म सनातन। यानी अगर किसी ने आपके प्रति कुछ किया है तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना ही सनातन। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से। आपकी अदालत में अगला है। आपकी अदालत में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर आरोप है कि इन्होंने चुनावी बजट पेश किया। अब ये सब ऑपोजिशन लीडर्स कह रहे हैं कि बीजेपी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, एक इलेक्शन खत्म होता है दूसरे पर लग जाते हैं, और ये बजट भी इसीलिए किया 2024 के इलेक्शन आने हैं, सबको खुश कर दो। वैसे बिना चुनाव भी सबको खुश करने के लिए कोशिश करते हैं हम। सबको खुश करना ही है सरकार, जिनका भी सरकार हो खुश करना है। गलत क्या है इसमें? जनता को दुख पहुंचाना गलत है। हम दुख नहीं पहुंचाए। कोविड के समय में भी कोविड टैक्स नहीं लगाया, जब मीडिया में इतना स्पेकुलेशन चल रहे थे 2020-21 में कोविड के लिए टैक्स लगाएंगे मोदी जी, नहीं लगाए। 2014 से कोई एक टैक्स को भी बढ़ाया नहीं, दुख नहीं पहुंचा। ठीक है, चैलेंजेस बहुत सारे आए, लोगों को दुख किसी और कारण हुआ, उसको मिटाने के लिए बहुत मेहनत हुआ और भी होगा, मगर अच्छे करने में गलत क्या है? आपने मुफ्त प्लीज करने में गलत क्या है? मुफ्त गेहूं और चावल बांटने की जो स्कीम है, जो लोगों को खाना पहुंच रहा है, वो बढ़ा दिया 2024 तक। तो अब ऑपोजिशन वाले उसका विरोध भी नहीं कर सकते और उसको सपोर्ट भी नहीं कर सकते। दुख जो करना है वो कर रहे हैं हम, खिलाफ करने के लिए कुछ बात बचा नहीं है, उससे उनका बोखलाहट। इसको कहते हैं सहा भी ना जाए रहा भी ना जाए। वाह, अच्छा, कान के लिए अच्छा है सुनने में। या दे कांट टॉलरेट इट। एक स्कीम जिसको लेकर बहुत चर्चा है पब्लिकली, वो भी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, जो विश्वकर्मा कौशल, इसमें 170 जातियां ऐसी हैं छोटी छोटी जिनके हुनर को जगह मिलेगी, जिनको सरकार मदद करेगी। तो अब ये सारे लोगों के वोट आपको मिलेंगे, मिलेगा शायद। तो इसीलिए ये किया है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये बात बोलना चाह रही हूं कि इधर जाति के साथ जो आप जोड़ रहे हैं वो नहीं है हमारे रास्ता। विश्वकर्मा एक एक्सप्रेशन है जिसका तुरंत मीनिंग ये है कि क्रिएटिव काम करने वाला, क्योंकि विश्वकर्मा कई स्टेट्स में भगवान मानते हैं जो इंद्रलोक को भी बनाए और इतना स्किल का भगवान है, मगर उससे जुड़े हुए सिर्फ जातियों के नहीं कर रहे हम, जो भी हाथ और उस हाथ में टूल्स रख के काम करने वाले के लिए पीएम विकास स्कीम है। पीएम विकास स्कीम में विश्वकर्मा नाम जरूर जोड़ रहे हैं, क्योंकि विश्वकर्मा के नाम से क्रिएटिविटी, अच्छा प्रोडक्शन, एस्थेटिकली बनाया हुआ चीज, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन, इन सबको जोड़ रहे हैं। इन सबको कोई एक स्कीम के साथ अभी तक जोड़ा नहीं गया, हम जोड़ रहे हैं। जातियों के हिसाब किताब करने के बाद नहीं, काम के द्वारा जो क्रिएटिव काम कर रहे हैं आर्टिस्ट, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन, उनके लिए है। क्या मदद करेंगे उनको, कैसे मदद करेंगे? उस स्कीम का डिटेल वर्कआउट करेंगे, घोषणा करने के समय वो सब आएगा। और ये विपक्षी दल के नेता कह रहे थे कि ये सब स्कीम जो आप मुफ्त में खाना दे रहे हैं, मुफ्त में लोगों को राशन दे रहे हैं, ये स्कीम्स के ऊपर पैसा दे रहे हैं, ये सब पैसा इकट्ठा करने के लिए देश के जो एसेट 70 साल से कांग्रेस ने बनाए थे उनको एक एक करके बेच रही है मोदी की सरकार। ये आरोप भी मुझे सीरियसली जवाब देना है कि इसको भी थोड़ा लाइट हार्टेडली बोलना मुझे मालूम नहीं हो रही, क्योंकि आजकल आरोप तो इतना क्या बोलते हैं, सिनिकली जोड़ा जा रही है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू काउंटर देम। एक रास्ते पे चलते, ये भी बोलना वो भी बोलना, यही तरीका अपनाना पड़ता है। इसमें एक विषय है, अगर इतना संपत्ति बिल्डअप किया बहुत सारे संपत्ति किया, मगर गरीबी हटाया नहीं, हम बेच नहीं रहे, एसेट मोनेटाइजेशन के द्वारा इसको बेटर यूटिलाइजेशन करने के लिए एक लिस्ट बना रहे हैं और एक पॉलिसी बनाया 2021-22 बजट में। पब्लिक सेक्टर में बहुत सारे ऐसे जहां सरकार बिजनेस करने को नहीं है, उन विषयों को प्राइवेटाइज करने के लिए पॉलिसी के तहत कर रहे हैं। इनके समय में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र था जहां गवर्नमेंट चला नहीं सकते, वो भी उनके सरकार के द्वारा वो चलाया, क्योंकि मकसद ये नहीं था कि अच्छा बिजनेस चलाना, मगर उनके पार्टी वालों को बिठाने के लिए वो क्षेत्र तैयार किए। बहुत सारे क्षेत्र में बोल सकती हूं, बोर्ड्स भी बोल सकती हूं, जहां साइंटिस्ट होना है, साइंटिस्ट को भर्ती नहीं किया, उनके पार्टी के कार्यकर्ता को भर्ती करके बैठे हैं, वो कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं कर। और आजकल नया इक्विटी डालने के लिए सरकार सिर्फ पैसा उतना उठा नहीं सकते, प्राइवेट सेक्टर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। आप एयर इंडिया को उदाहरण लीजिए ना, जब तक सरकार के हाथ में था, जितने भी कोशिश करें, लास्ट में प्रतिदिन 20 करोड़ पब्लिक के पैसा, टैक्स वालों का पैसा 20 करोड़ नुकसान भरने के लिए ही मैं खर्च की। जितना जिम्मेदारी एक फिनांस मिनिस्टर का होता है कि अच्छा काम में खर्च करो, पैसा टैक्स वाला से बिना उनको बोझ लगे कलेक्ट करो, उतना ही मैं मानती हूं जिम्मेदारी है कि नुकसान वाले खर्च रोको। एयर इंडिया चलाने के लिए हम एक एक दिन के लिए 20 करोड़ का नुकसान, सिर्फ नुकसान भरपाई करते आए। आज देखिए, प्राइवेटाइज होने के बाद देखिए, एयर इंडिया की भलाई हो रही है कि नहीं हो रही है, ब्रांड इंटैक्ट है। और मीडिया से खबर जो आ रही है वो बोलती है कम से कम 600 नया एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं टाटा वालों ने एयर इंडिया के लिए। प्राइवेटाइजेशन से अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? देश में है, नया एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, नया एयरक्राफ्ट में नया लोग को भर्ती भी करेंगे, रोजगार भी बढ़ेगी।
बंद किया है क्या? और उससे किसी को हटाया क्या रोजगार से? हम कॉन्ट्रैक्ट में ये भी पक्का किया कि वो 2 साल तक उनको हटाएंगे नहीं। अभी मैं सुनने में मुझे लग रहा है कि पायलट्स को जो रिटायरमेंट के कगार में है उनको और 2 साल के लिए बढ़ाया। वो 2 साल खत्म हो गया कि नहीं वो मुझे मालूम नहीं। पायलट्स को रिटेन करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। ये अच्छा है कि बुरा है? हर प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बात करने से पहले सरकार के हाथ में रहने में काम अच्छा चल रही है कि नहीं चल रही है। सरकार में इतना एफिशिएंसी नहीं है कि हर कोल फैक्ट्री, कोल माइनिंग करो, आयरन एंड स्टील कंपनी चलाओ, एयरक्राफ्ट चलाओ, अशोका होटल चलाओ, पिन मैन्युफैक्चर करो, माफ कीजिए महिला होकर के बात बोल रहा हूं, कॉन्डोम मैन्युफैक्चर करो। ये भी सरकारी काम है क्या? एक चप्पल की फैक्ट्री भी हुआ करती। चप्पल, ब्रेड, डबल रोटी जो कहते हैं दिल्ली में, ब्रेड बनाने वाले भी सरकारी कंपनी। अरे भैया, सरकार का इतना भी स्किल्स है क्या? लेकिन निर्मला जी, अगर एयर इंडिया टाटा को बेच दिया तो कोई शिकायत नहीं कर रहा। जब अडानी को बेचते हैं, जब अंबानी को बेचते हैं तो उनकी शिकायत होती है। ये सारा का सारा काम अंबानी अडानी को बनाने के लिए किया जा रहा है। मैं नाम नहीं लो रही हूं, नाम नहीं ले रही हूं। ये बुलाकर देने वाले काम मोदी जी नहीं करते। ओपन टेंडर में, ग्लोबल टेंडर में जो आते हैं उनको इतना कंडीशन फुलफिल करने के बाद मिलता है। मगर इसको कॉन्ट्रास्ट करिए, केरल में एक पोर्ट, सी पोर्ट बनाने के लिए बुला करके, मैं नाम नहीं ले रही हूं, एक कंपनी, बड़ा कंपनी में उनको बुला करके, भाई साहब आप प्लीज लो ये पोर्ट बनाओ। ये कांग्रेस का काम था, ठीक है, वो दे दिया। राजस्थान में भी ऐसे जमीन दे दिया कांग्रेस के सरकार ने उसी भाई साहब को। उसके बाद कम्युनिस्ट चुनाव जीत करके केरल में सरकार बनाया। वो भी उनको बोला भाई छोड़कर नहीं जाना, आप ही करो, आप ही बना दो इस पोर्ट को। मगर बाहर आकर के इतना कठोर शब्द में बोलते हैं, यही इन दोनों को ही आप फेवर कर रही हो। अरे जाकर उनको हटा दो जी, आपके कम्युनिस्ट भैया कोई है तो उनको दे दो, क्यों नहीं हटा रही हो? बुला करके, जैसे घर में हल्दी कुमकुम देते महिला को, ऐसे प्लेटफॉर्म में रख के दिए। ये देने वाले काम उनका है, मोदी जी का नहीं। खुलेआम ट्रांसपेरेंट तरीके से टेंडर के द्वारा हर स्टेज में आप देख सकते हैं कि कौन आ रहा बिडिंग में। जिन भाई साहब को केरल में दिया, जिन भाई साहब को राजस्थान में दिया, आजकल उन भाई साहब की थोड़ी हालत खराब है। पूरे देश में सिर्फ गौतम अडानी की चर्चा है कि कितना नुकसान उनका हो गया, उनकी वजह से पूरा शेयर मार्केट क्रैश हो गया। तो उसमें कुछ सरकार की जिम्मेदारी है या नहीं? एक कंपनी का विषय है भाई, रेगुलेटर्स हैं, वो देख रहे हैं। और पार्लियामेंट में रोज सवाल उठ रहे हैं, पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं चल रही। और इल्जाम यह है कि LIC और SBI 2 सरकारी कंपनियां हैं जहां से बहुत बड़ी मात्रा में लोन अडानी को दिया था। क्या वो लोन डूब जाएगा? क्या LIC को और SBI को नुकसान होगा? क्या ये पब्लिक के पैसे का नुकसान होगा? मैं सिर्फ SBI और LIC का, उनके अपने ही स्टेटमेंट पिछले 2 दिन में वो दोनों ने आकर के पब्लिक में स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट के ही विषय बोल रही हूं। वो स्पष्ट बोले कि हमारे एक्सपोजर ज्यादा नहीं है और हम अभी भी प्रॉफिट के ऊपर ही बैठे हैं इस विषयों में। उनका ही बयान है, मैं क्या उसमें जोड़ूं? लेकिन कांग्रेस ने कहा कि SBI और LIC के जितने दफ्तर हैं देश भर में, वहां जाकर के कांग्रेस पार्टी के लोग प्रोटेस्ट करेंगे। विपक्ष में करना पड़ता है, करेंगे। और पार्लियामेंट में कहते हैं कि सरकार इसलिए पार्लियामेंट नहीं चलने दे रही क्योंकि इस सवाल पर अडानी के मामले में जवाब देना पड़ेगा सरकार को। मगर हर विषय में वही रास्ता अपना रहे हैं वो लोग। पिछले बार भी, उससे पहले भी पनामा पेपर्स, कुछ और पेपर्स, और चाइना के ऊपर जब डिफेंस के ऊपर चर्चा पार्लियामेंट में कांग्रेस के जमाने से ही
नेशनल सिक्योरिटी के कारण कुछ विषयों को खुलेआम चर्चा नहीं करते, ये सब कहने के बाद उनके जमाना हो गए, अभी आकर उसी आरोप लगाते हैं। पार्लियामेंट में खड़े होकर सचमुच प्रश्न पूछना, उसका जवाब सुनना, उसका क्षमता आज कांग्रेस में बिल्कुल नहीं है, इसीलिए सड़क में जाकर के कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। निर्मला जी, अब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आज मैंने देखी है जिसमें कहा कि $2 बिलियन जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने भारत के मार्केट से पुल आउट किया है अडानी की वजह से। तो क्या इससे देश का नुकसान नहीं है? मगर ये पुल आउट के कारण मैं थोड़ा अध्ययन करने के बाद ही कमेंट कर सकती हूँ। पिछले 2 साल में आप देखेंगे, मैं विषय से हट नहीं रही हूँ मगर सच्चाई रखना चाहिए। यूएस फेड में अगर रेट इंक्रीज होता है, एफआईआईस के फंड जहां रेट ज्यादा है वो उधर चले जाते हैं, और अगर इधर रेट बदलता है इधर भी आते हैं। वो क्विकली एक जगह से दूसरे जगह पहुंचते हैं। उसके कारण इस देश में बहुत सारे बार आना जाना एफआईआईस को होता रहता है। मैं अंडरमाइन नहीं कर रही हूं, आपके विषय में पानी नहीं फेंक रही हूं, मगर एफआईआईस का मूवमेंट का एक ही कारण हो सकता है ऐसे नहीं है, बहुत सारे कारण होता है। एक ही समय पर 10 और 12 फैक्टर्स के ऊपर वो उनके निर्णय लेते हैं। कांग्रेस की डिमांड तो ये कि जेपीसी बनाई जाए इस पूरे मामले की जांच करने के लिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की जांच करने के लिए। इससे ज्यादा भी बोलना नहीं चाहती। एक हिंदी में कहावत है कि सूप तो सूप, छलनी भी बोले जिसमें 100 छेद। भगवान, आई डोंट नो, प्लीज इंटरप्रेट। इसका मतलब है कि ऐसा आदमी जिसने खुद 100 जुर्म किए वो भी कह रहा है, वो भी बात कर रहा है। रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि अडानी ने फ्रॉड किया है, उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। आज ही फेसबुक पर लिखा उन्होंने। यही इसीलिए मैंने एक शब्द पहले सोच विचार करके बोली, वो अप्लाई होता है इसमें बिल्कुल। अब तक स्पष्टता नहीं है भाई भतीजावाद करने वाले पार्टी से कि क्या कितना मिला, किनको कितना मिला, हरियाणा से जमीन, राजस्थान से जमीन, इन सब का आज तक जवाब नहीं है। मगर देखिए उनका दृढ़ता, कॉन्फिडेंस, बोल दो। अब आपको जैसे बोलते हैं इंग्लिश में, एक फिंगर उस तरफ दिखाओ तो 3 फिंगर आपके तरफ ही दिखता है, पॉइंट आउट करता है। उस 3 फिंगर का जवाब आज तक नहीं मिला उनसे, मगर देखिए कॉन्फिडेंस। इसीलिए मैंने कहा, आपको अब समझ आ गया होगा, सूप तो सूप, छलनी भी बोले जिसमें 100 छेद। हाँ सही, आई कैन अंडरस्टैंड इट नाउ, आई कैन अंडरस्टैंड। एक और ब्रेक के लिए रुकते हैं, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में निर्मला सीतारमण पर एक और इल्जाम। आंवले के जूस में हल्दी मिलाकर के पीने से नेचुरल तरीके से शुगर कंट्रोल हो जाता है। लोग जिंदगी भर शुगर को कंट्रोल करने के लिए दवा खाते रहते हैं, कुछ इंसुलिन लगाते रहते हैं, तब भी डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक नहीं हो पाते। टाइप 1 डायबिटीज हो या टाइप 2 डायबिटीज, दोनों के ही पेशेंट होंगे परमानेंट क्योर। मेरे साथ देखिए योग का कार्यक्रम। छूटेगी डायबिटीज की गोली जब समझेंगे योग की बोली। देखिए सुबह 7:56 पर। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। और इधर 1 साल बाद अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया होगा। भगवान राम के दिव्य दर्शन होंगे। आज रामलला की मूर्ति जिस शालिग्राम से तराशी जाएगी, वो शालिग्राम शिला अयोध्या में पहुंच गई है। नेपाल के काली गंडकी नदी से निकाली गई ये शिला जनकपुर होते हुए 1100 किलोमीटर की यात्रा तय करके अयोध्या पहुंची। नेपाल से लेकर अयोध्या तक दिव्य शिला का दर्शन करने लोग कैसे घरों से उमड़े, अयोध्या में आज क्या हुआ, अपने आप में ये बहुत बड़ी घटना है। उसको आज आपको समझाते हैं। जनकपुर से साक्षात शालिग्राम आए हैं।
वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से। आपकी अदालत में अगला इंसान। आपकी अदालत में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर आरोप है कि ये पड़ोसी की मदद नहीं करती। निर्मला जी, आपने भी जिक्र किया था, सोशल मीडिया पर यह बहुत कुछ चल रहा है कि पाकिस्तान की बुरी हालत है, लोगों के पास वहां खाने को रोटी नहीं है, गैस की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है, और वहां के लोग कह रहे हैं कि निर्मला जी को अपने बजट में हमारे लिए कुछ प्रोविजन करना चाहिए था। कह रहे हैं ऐसे, मुझे मालूम नहीं था। तो रियली दोनों मुल्क एक साथ आजाद हुए थे, आज हम कहां हैं वो कहां हैं, इसका बहुत जिक्र हो रहा है। और पाकिस्तान को कोई लोन देने को तैयार नहीं है, तो पड़ोस की सरकार को अगर मदद नहीं कर सकते, कोई सलाह दे सकते हैं कैसे संभाले अपने आप को? नहीं, हम पड़ोस के बहुत सारे सरकारों की मदद करते हैं, बिल्कुल करते हैं। श्रीलंका को मैं मदद करने के बाद बात कर रही हूँ, ये भी अच्छा एथिक्स नहीं है, मुझे मालूम है, मगर उदाहरण के लिए मैं बोल रही हूँ। बांग्लादेश के लिए, नेपाल के लिए प्रधानमंत्री जी तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं, मदद करने के लिए हर समय तैयार है प्रधानमंत्री जी। बांग्लादेश हो, नेपाल हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो, करते आ रहे हैं। किसी ने पड़ोसी देश के लिए हम कभी इनकार नहीं किए। लेकिन एक पड़ोसी की ज्यादा चर्चा होती है, चाइना की। राहुल गांधी कहते हैं मोदी जी डरते हैं, निर्मला जी डरती हैं चाइना से। नहीं लेते हैं, बजट में बोलते नहीं है, इधर पड़ोसी का नाम नहीं लेते हैं। हाँ, यही शिकायत, नाम लेने में काम हो जाता है। लेकिन इसकी चर्चा हर इंटरनेशनल फील्ड में हुई, डावोस में भी इसकी चर्चा हो रही थी। 1987 में दोनों देशों की जो इकोनॉमी बराबर थी, आज वो 16 ट्रिलियन पहुंच गए, हम अभी 5 ट्रिलियन पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये सच बात है, और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स को हम मन में रखना चाहिए। ये इतना सिंपल आंसर देने लायक विषय नहीं है। एक डेमोक्रेसी, उसमें 5 साल के हर 5 साल में चुनाव होता है, इलेक्टेड गवर्नेंस है, और उसमें प्रांतों में भी उनके अपने अपने सरकार होती है, एक ही सिस्टम नहीं चलता। इसके बावजूद, और अबव ऑल फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल है, मीडिया एक्टिव है। ऐसे इकोनॉमी में आगे गाड़ी को ले चलने में थोड़ा धीरे या स्पीड सब कुछ उसके तहत चलता है, मगर इकोनॉमी के कंपेयर करने वाले पॉलिटिकल इकोनॉमी को भी कंपेयर करना चाहिए। चाइना के पॉलिटिकल इकोनॉमी हमसे बहुत ही अलग है। उधर जो कुछ बहुत सारे हो सकता है, इधर हो नहीं सकते। हम किसी का हक को कंट्रोल कर नहीं सकते इस देश में, मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। उधर मीडिया का फ्रीडम है नहीं, इसीलिए चाइना से बहुत अच्छे जो लेसन्स होगा वो सीखने लायक ले सकते हैं, मगर इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमी एक जैसे नहीं है। इसीलिए कंपेयर करने में हम ये सब समझ करके कंपेयर करना चाहिए। तो जहां लोकतंत्र है वहां कंपेयर कर सकते हैं। ये बार बार शिकायत होती है, आज डॉलर 83 रुपए हो गया, कभी कभी तो लोग कहते हैं कि 100 रुपए तक पहुंच जाएगा। हाँ जी, ये डॉलर के खिलाफ इंडियन रुपी के ऊपर पिछले 1 साल में मैं बहुत बयान दी हूं। इंडियन रुपी डॉलर के खिलाफ ही उतल पुतल, बहुत फ्लक्चुएशंस होते रह रहे हैं, मगर बाकी किसी करेंसी के साथ भारत की करेंसी कमजोर नहीं है। वो क्यों? क्योंकि यूएस फेड के साथ आप उनके व्यवस्था और उनके करेंसी इतना प्रचलित, ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी, उसमें वो क्वांटिटेटिव ईजिंग एक समय करते हैं, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग दूसरे समय करते हैं। इसके वजह से उनके डॉलर का स्ट्रेंथ बढ़ते जाता है, कई बार एक ही स्तर पर रह जाता भी। सो उसके तुलना में इंडियन रुपी का फ्लक्चुएशन जरूर होगा ही होगा। सबसे ज्यादा चर्चा आपके उस बयान की हुई जिसमें आपने कहा कि रुपया नीचे नहीं गिरा है, डॉलर ऊपर हो गया। तो
तो उसके लिए लोगों ने कहा कि जैसे न्यूटन ये कहे कि एप्पल नीचे नहीं गिरा है, धरती ऊपर चली गई। ये एंटरटेनिंग लगता है। मैं भी जब सोशल मीडिया देखती हूँ मुझे भी हंसी आती है देखने में। हो रियली यस यू कैन ट्विस्ट इट लाइक दिस, मगर सच्चाई तो वही है। अब अगर आप करेंसी कंपैरिजन करने के समय ये फैक्टर्स नहीं समझते और आपको लगता है कि दिस इज स्टूपिड, and then you can compare it with Newton and compare it with something else, it just makes me feel sad for you. You really don't want to understand. You want to make fun of the person. If you really understand it, you will realize there is a calibration, there is a nuance, there is a subtle argument which is there. नहीं, हमें इसका टाइम नहीं है। हम आपको मजाक उड़ाना है क्योंकि आप मोदी जी के सरकार में है और हमें मोदी जी पसंद नहीं है। So I'll make every fun of you. यही तरीका हो रही है आजकल। लेकिन निर्मला जी, जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय जब डॉलर का रेट ऊपर होता था, रुपये गिरता था, तब आपकी पार्टी के लोग भी तो मजाक उड़ाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उस समय मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स कैसे था, इन्फ्लेशन किस हद तक पहुंचा और इकोनॉमी कितना कमजोर हुआ, उस हद में भी आपके रुपये अगर कमजोर भी होता है, इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम। अभी मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स कमजोर नहीं है भैया, स्ट्रांग है। इकोनॉमी टॉप 5 में है, आपके जमाने में नीचे के 5 में था और रुपये भी गिरे तो जरूर कमेंट करेंगे हम। आप जिसको टॉप 5 कह रही हैं इकोनॉमी, वाकई में है, अच्छी बात है। लेकिन देखिए, दुनिया की नजरों में हंगर इंडेक्स में हम 107वें नंबर पर हैं, जेंडर रैंकिंग में हम 135 नंबर पर हैं और पर कैपिटा इनकम में 144 नंबर पर हैं। मैं ये इंडिसेस के ऊपर जरूर आपके सामने विषय रखना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो इंडिसेस मुझे सूट करता है उसको लूँ, बाकी को नहीं लूँ, मगर इंडिसेस बनाने में भी बहुत सारे विषय हम बैठकर सोचना चाहिए कि ये क्या तरीका है इंडेक्स बनाने के लिए। जहां भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, जो कि वो भूखे ना रहे, उनका इंडेक्स नीचा। और मैं नाम नहीं ले रही हूं, देश में आटा 5 किलो लेने के लिए रायट हो रही है, लोग लाइन में लगने के बाद भी उनको नहीं मिलता, उनका नंबर हमसे बेहतर है। ये क्या इंडेक्स है भाई? जनता में से 1-2 सवाल और ले लेते हैं, देन वील वाइंड अप। मैं आपसे मैम जानना चाहता हूं कि इनकम टैक्स में एक हमारा ओल्ड सिस्टम है, ओल्ड रिजीम, और एक हमारा न्यू रिजीम है, तो इसमें ज़्यादा फायदेमंद कौन सा है मैम? वो आपके पर्सनल डिटेल के साथ आप चेक करना चाहिए, क्योंकि मैं आपसे पूछना सही नहीं है। मगर ओल्ड सिस्टम में आपको इंश्योरेंस के लिए, सेविंग्स के लिए इंसेंटिव मिलता था और हाई टैक्स भी था। मगर न्यू सिस्टम में टैक्स रेट कम हो गया है, कोई आपके लिए इंसेंटिव नहीं है बचत करने के लिए। मगर आप घर बनाने के लिए, इंश्योरेंस के लिए, सेविंग्स के लिए उधर एग्जेम्पशंस ले लिया। ये भूलना नहीं है कि टैक्स रेट भी ज्यादा था। सो आपको अगर वो पसंद है, ओल्ड सिस्टम में रहिए, नहीं है तो न्यू सिस्टम में आइए जहां रेट भी कम है। मैं ऐसे क्यों बोल रही हूं? रेट जब कम है, आपके हाथ में टैक्स देने के लिए पैसा नहीं, आपके हाथ में पैसा बचता है, क्योंकि रेट कम हो गया। वो बचने वाले पैसा से आप तय करिए आप कहां उसको डालना है, क्योंकि आप आपके परिवार संभाल रहे हैं, परिवार के खर्च आपके हाथ में है, परिवार के सेविंग्स और इंश्योरेंस और मेडिकल क्लेम ये सब आपके हाथ में। अभी टैक्स कम भर रही हो, आप न तय करिए कहाँ है इसको उपयोग करना। मगर क्योंकि उधर सेविंग्स के लिए इतना, इंश्योरेंस के लिए इतना दिए, आपको वो अच्छा लगता है, ठीक है रहिए भाई, मगर सच्चाई तो इसमें रेट कम, उसमें रेट ज्यादा। निर्मला जी, टैक्स आपने कम कर दिए, वेलफेयर स्कीम्स पर खर्चे बढ़ा दिए, तो पैसा कहां से आएगा? वो सही बात है, टैक्स भरने वाले के नंबर संख्या ज्यादा होना चाहिए।
इसके लिए हम जेंटली कदम उठा रहे हैं। और दूसरा एक और तरीके से उठा रहे हैं ऐसे कदम, जब लोग बहुत डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए बाहर जाते हैं या विदेश को परिवार के साथ एक टूर में जाते हैं, मगर इतना बहुत ही महंगा टिकट लेकर जाने वाले भी या इधर एसयूवी खरीदते हैं, मगर ऐसे लोग भी टैक्स नहीं भरता। तो हम जब टीडीएस लगाते हैं, आप विदेश जाने के लिए टिकट खरीद रहे हो, टीडीएस पे कर दो 1%, 0.1%। अगर वो आप टैक्स भरने के समय ये क्यों हमने टीडीएस पे किया, वो सही नहीं, मतलब मेरा रेट से ज्यादा है, वो एडजस्ट कर लो टैक्स भरने के समय। अगर आप टैक्स ही नहीं भर रही हो, फिर उसको इस पैसा का रिफंड नहीं मिलेगा। ऊपर से प्रश्न आएगा, भैया आप इतना महंगा वेडिंग में गए या विदेश में गए, आप क्यों टैक्स नहीं भरते हो? टैक्स वाइडन करने के लिए प्रयत्न चल रही है, मगर इसको गलत तरीके से उपयोग करने वाला बोलते हैं कि इसको छोड़ दो भैया, ठीक है सरकार ले लें 0.1% टीडीएस, हम फिर भी टैक्स नहीं भरेंगे। ये देश के लिए हित है क्या? हम जब पीछे पड़ते हैं, लोग को गुस्सा आ जाता है, अरे ये क्या हरासमेंट है भाई, मैं परिवार के साथ विदेश जा रही हूं, क्यों आ रहे हो पीछे? परिवार के साथ विदेश जाने वाले के हाथ में इतना पैसा जब है, देश के लिए तो टैक्स भरो भाई। निर्मला जी, आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई जो देश के आम आदमी के काम की हैं। बजट को लेकर बहुत सारे डाउट्स थे, शक थे, उनको आपने क्लियर किया। तो इस मुकदमे का जो फैसला है वो यहां बैठी जनता करेगी। अगर उनको आपके जवाब पसंद आए, मैं आपसे कहूंगा आप तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। तो आज का मुकदमा यही खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि निर्मला सीतारमण इसी तरह से आम आदमी के वेलफेयर की स्कीम्स के लिए काम करती रहेंगी और जनता को उन्होंने जो सपोर्ट मांगा है वो सपोर्ट मिलेगा। आज का मुकदमा यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात